हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था प्लांट डाइवर्सिटी। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ किए थे हम लोगों ने। उसके बाद में अब जो स्टार्ट हो रहा है वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेगमेंट है। अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इस साल नीट के अंदर भी इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन है ना। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या है? मतलब मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है पादप बाह्य आकार की। पौधों में जो बाह्य आकार की संरचनाएं हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, उसका पुष्पक्रम है, पुष्प है, पुष्प के विभिन्न अंग हैं, इन सब चीजों का अध्ययन होता है और इसे हम प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हम एंजियोस्पर्म का कुछ सेगमेंट यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि आखिर प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते किसे। जीव विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान की शाखा जिसमें पौधों की बाह्य संरचना जैसे जड़, तना, पत्ते का अध्ययन करते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाती है। प्लांट मॉर्फोलॉजी पादप बाह्य आकार की कहलाती है। बाह्य आकार की कहते हैं। ठीक है। बाह्य आकार की कहते हैं। कायदे से पादप बाह्य आकार की को दो तंत्र में बांटा है। एक जड़ तंत्र होता है और एक तने का तंत्र होता है। रूट सिस्टम एंड स्टेम या शूट सिस्टम। तो ये इसे दो सिस्टम में बांटते हैं। कौन कौन? नंबर 1 रूट सिस्टम। इसमें हम रूट और रूट के टाइप्स पढ़ते हैं। दूसरा है सूट सिस्टम। ठीक है। इसमें अध्ययन करते हैं हम तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प,
आदि इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, और सूट सिस्टम में हम जड़ों के प्रकार इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये दो सिस्टम में इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, अब आती है मॉर्फोजेनेसिस किसे कहते हैं। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो बाह्य आकार की बन रही है, आखिर वो किसके बेसिस पर बन रही है। पत्तियां अगर छोटी हैं तो क्यों हैं, बड़ी हैं तो क्यों हैं। तो ये सब डिसाइड किया जाता है क्लाइमेटिक कंडीशंस के। अगर नम आर्द्र छायादार स्थान है तो ऑब्वियसली वहां चौड़ी पत्ती वाले प्लांट हो सकते हैं, लेकिन जहाँ धूप ज्यादा होती है वहां छोटी पत्तियां वाले प्लांट ही होते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन और इंटरनल फैक्टर्स ये डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आखिर एक पौधे की आकृति, आकार, लंबाई किस प्रकार की होगी। ठीक है, तो पौधों द्वारा जड़, तना, पत्ती आदि का निर्माण मॉर्फोजेनेसिस कहलाती। मॉर्फोजेनेसिस कहलाती। यह पौधों के आंतरिक तथा बाह्य लक्षणों द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, होते हैं ऐसे। तो क्लाइमेटिक कंडीशन डिटरमाइन करती हैं कि आखिर किस तरीके के प्लांट का फॉर्मेशन होगा। अब यहां एनसीईआरटी ने एक प्लांट दिखाया है, मस्टर्ड प्लांट है ना, तो जरा हम उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं। ये ग्राउंड एरिया है, यहाँ से सेकेंडरी रूट जनरेट हुई हैं ऐसे, इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसे यहाँ भी कुछ रूट्स बन सकते हैं। तो ये रूट सिस्टम हो गया है ना। यहाँ हम देखें तो इसमें यहाँ एक लीफ है, सपोज ऐसे, ये लीव्स हैं, एक्रोपिटल मैनर में अरेंज्ड है ऐसे, और यहाँ एपिकल बड कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ हम एक्सिलरी बड मानेंगे। यहाँ हो सकता है कि फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा हो, या इसमें इन्फ्लोरेसेंस है तो फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा होगा इस तरीके से ऐसे। तो ये फ्लावर फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये एक्सिलरी बड। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसे तो कहेंगे अग्रस्थ कलिका, ठीक है, एपिकल बड। और ये कौन है, ये है
नोड, क्या है ये? नोड। इसे क्या कहते हैं? पर्व संधि। पर्व संधि। ओके, ये क्या कहलाएगा? दिस इज इंटरनोड। इंटरनोड, इसे हम कहते हैं पर्व। ठीक है, और ये कौन हो गया? ये इसका हो गया पुष्प क्रम। आखिर पुष्पों का जो लगने का, अरेंज होने का जो विन्यास है, वो पुष्प क्रम कहलाता है। इसे हम कहेंगे कक्षस्थ कलिका। कक्षस्थ कलिका मीन्स एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड जो लीफ के एक्सेस में लगती है वो एक्सिलरी बड कहलाती है। दिस इज कॉल्ड लीफ, है ना। अब ये जो पूरा सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड शूट सिस्टम, है ना। हिंदी में कहें तो ये प्ररोह तंत्र है। क्लियर? क्या है? प्ररोह। शूट को हिंदी में प्ररोह कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो, इसे हम कहेंगे रूट सिस्टम। रूट सिस्टम है ये, और इसी को हम कहेंगे जड़ तंत्र। क्या? दिस इज रूट सिस्टम, ये जड़ तंत्र है। अगर हम इसी में बात करें तो इस जड़ को तो हम कह देंगे प्राइमरी रूट। क्या? इसे हम कहेंगे प्राइमरी रूट, और प्राइमरी से जो निकलेगी उसे कहेंगे हम सेकेंडरी रूट, और जो इससे निकलेगी वो कहलाएगी टर्शियरी रूट। तृतीयक जड़, प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। तो ये एक मस्टर्ड प्लांट है, एनसीईआरटी में दिया है। कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। क्या? सरसों का पौधा है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, आगे काम आएगा। ये ब्रेसिकेसी फैमिली पढ़ने में मदद आएगा, क्योंकि ये ब्रेसिकेसी फैमिली का सदस्य है। तो अपना जो मॉर्फोलॉजी है वो दो सिस्टम में बटा हुआ है। एक रूट सिस्टम नीचे जमीन में, और एक शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं। स्टेम भी आता है, लीफ भी आता है, पुष्पक्रम भी आता है, पुष्प भी आता है, और पुष्प के विभिन्न अंग भी आते हैं। ठीक है, अब हम वो हिस्सा थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे जो एंजियोस्पर्म से रिलेट कर रहा है, क्योंकि एंजियोस्पर्म की ही हम मॉर्फोलॉजी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? तो यही चीज। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा है? सबसे छोटा ये सबसे छोटा एंजियोस्पर्म प्लांट कौन सा है? वॉल्फिया एंड लेमना। वॉल्फिया एंड लेमना। ठीक है, ये जलीय पौधे हैं, एक्वाटिक एंजियोस्पर्म है, जलीय आवृतबीजी पौधे। ठीक है, जलीय आवृतबीजी पौधे। अब आता है सबसे
लंबा, सबसे अधिक लंबा एंजियोस्पर्म प्लांट कौन है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, इसे हम सफेदा कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेदा, है ना। ये आप जानते होंगे, रोडों के किनारे लंबे लंबे प्लांट होते हैं, इनकी लंबी लंबी पत्तियां होती हैं भाले जैसी, वो है यूकेलिप्टस। 100 मीटर तक ये लंबा होता है, 100 फीट, है ना। तो ये बात हो गई, है ना। अब सबसे अधिक चौड़ा एंजियोस्पर्म कौन है? तो वो है बरगद। बरगद को सबसे चौड़ा फाइकस बोलते हैं, इसको फाइकस बेंगालेंसिस, है ना। तो वो सबसे चौड़ा प्लांट माना गया है। लंबा हो गया, छोटा हो गया, ये तो पीएमटी में आ चुका है। पीएमटी 2020 में आया, 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, सोचो, है ना। ये 2020 में ये बॉल्फी आंसर। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि एंजियोस्पर्म में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है। तो कह सकते हैं आवृतबीजी पौधे, आवृतबीजी पौधे, आवृतबीजी पौधे स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ विषमपोषी हेटेरोट्रॉपिक विषमपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। कैसे? जैसे परजीवी, ये भी पूछा जाता है, परजीवी आवृतबीजी पादप, आवृतबीजी पादप कौन से हैं? ये कुछ 12th में लिखे हैं और कुछ हमारे 11th में लिखे हैं, है ना। तो इसमें आती है नंबर 1 अमरबेल। अमरबेल, इसे हम कसकुटा भी कहते हैं, इसे हम डोडर के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसके बाद में ओरोबैंकी, ये प्लांट, स्ट्रिएगा, स्ट्रीगा स्ट्रिएगा, ये स्ट्राइगा, है ना, ये प्लांट है। तो ये सब अमरबेल है। एक होता है रेफ्लेशिया, ये रेफ्लेशिया प्लांट क्या होता है? जड़ परजीवी होता है, जड़ परजीवी, ऐसे रूट पैरासाइट होता है ना, रेफ्लेशिया। अब आती है मृतोपजीवी, कौन से होता है? मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पादप। तो इसमें आता है मोनोट्रापा, इसे अपन इंडियन पाइप के नाम से भी जानते हैं, इंडियन पाइप,
ठीक है, मोनोट्रापा। अब कुछ होते हैं कीट भक्षी पौधे, तो वो कौन होते हैं? कीट भक्षी पौधे, इनके लिए बड़ी खास बात होती है क्या, कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ये जो प्लांट हैं ये स्वपोषी भी हैं और विषमपोषी भी हैं। स्वपोषी इसलिए क्योंकि इनमें खुद का क्लोरोफिल है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना सकते हैं। लेकिन विषमपोषी इसलिए हैं क्योंकि नाइट्रोजन की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए इन्हें कीटों को खाना पड़ता है, कीटों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, इसीलिए विषमपोषी भी है ना। तो कह सकते हैं क्या, यह पौधे ऑटोट्रॉफिक तथा हेटेरोट्रॉफिक दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ यह कीटों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते क्लियर, ये कीटों को भी खाता है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या होंगे, क्लियर। तो एग्जाम्पल के नाम पर हम देखें तो एक तो घटपर्णी, ये आपने अच्छे से पढ़ रखा है, घटपर्णी निपैंथिस, इसी को हम कलश पादप भी कहते हैं, है ना। इन्हें अच्छे से याद रखना। एग्जाम्पल है घटपर्णी, इसी का नाम है कलश पादप, इसी का नाम है निपैंथिस, ये निपैंथिस भी कहते हैं, है ना, इसी का नाम। अब है एक नाम डायोनिया, वीनस फ्लाईट्रैप, ये एक है ड्रॉसेरा, इसे कहते हैं सनड्यू प्लांट। एक है यूट्रिकुलेरिया, ऐसे। तो निपैंथिस, डायोनिया, ड्रॉसेरा, यूट्रिकुलेरिया, तो ये आपको याद रखना है ना। वीनस फ्लाईट्रैप और निपैंथिस, इनका जिक्र मिलेगा आपको आगे। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। तो ये क्या हैं, कौन कौन से प्लांट हैं, इसे आप अच्छे से लिख लें। ये छोटा सा सेगमेंट है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देता है ना।
अब यहाँ हम एक बात और लिख सकते हैं, आखिर कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते ही क्यों? तो यहाँ कह सकते हैं कीटभक्षी पादप नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न कीटों को इंसेक्ट कैप्चरिंग ऑर्गन, कीटों को पकड़ने वाले अंगों की सहायता से पकड़ते हैं तथा पाचन की क्रिया के समय उत्पन्न नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। वास्तविकता ये है कि ये प्लांट ऐसी मृदा में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उस नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए ये यहाँ पर इंसेक्ट को पकड़ते हैं, और ये इंसेक्ट कैप्चरिंग ऑर्गन कहीं ना कहीं रूट के मॉडिफिकेशन माने जाते हैं। ये हम आगे चल के स्टडी करेंगे। मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में ये लिखा है, तो वहीं पर पढ़ें तो ज़्यादा सही है ना। हालांकि हम लोग यहाँ पर भी इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे इसके रूट सिस्टम और इसके शूट सिस्टम में, ठीक है। तो एक एक करके हम दोनों सिस्टम को स्टडी करेंगे, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूट सिस्टम को, है ना। रूट सबसे पहले स्टडी किए जाएंगे। तो रूट जड़, ठीक है। जड़ क्या होती है, जड़ के प्रकार क्या है, जड़ के कार्य क्या है, जड़ के रूपांतरण क्या है, जड़ की संरचना क्या है, तो ये सारी स्टडी आएगी। कह सकते हैं सत्य जड़ें आवृत बीजी पौधों में होती हैं, जिनमें संवहन ऊतक है, उपस्थित है, ठीक है। ये बात हो गई।
इसे पौधों का भूमिगत भाग माना जाता है। माना जाता है जो जल खनिज अवशोषण वृद्धि हार्मोन निर्माण तथा पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये जितना पौधा ऊपर होता है उतनी ही जड़ें जमीन के अंदर फैली होती है। जितना आपको विशालकाय उसकी बाह्य आकृति नजर आती है, तो उसको सहारा देने के लिए अंदर जड़ों का पूरा एक तंत्र होता है जो ऊपरी हिस्से को जल खनिज की आपूर्ति के साथ साथ उसे स्थिर बनाए रखने में, मृदा में स्थित बनाए रखने में सहायक होता है ना। तो ये चीज अच्छा, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब हम कुछ इनके यूनिक कैरेक्टर लिखना चाहेंगे। यूनिक कैरेक्टर ऑफ रूट्स, जड़ों के विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण, यूनिक कैरेक्टर ऑफ रूट। तो पहला लक्षण ये है, यह है सामान्यतः भ्रूण के मूलांकुर रेडिकल भाग से उत्पन्न होते हैं। एम्ब्रियो का जो रेडिकल भाग है वो बनाता है जड़ों को। सामान्यतः ऐसा नहीं है कि जैसे एडवेंटिटियस रूट है वो तो ऐसा करती नहीं, वो तो सीधे तने से विकसित होती है। लेकिन जो प्राथमिक जड़ें हैं या हम कहें कि जो टैप रूट हैं वो रेडिकल ही उसे बनाता है ना। तो ये चीज होगी। अच्छा, दूसरी पॉइंट क्या है, यह है फोटो निगेटिव। इसका क्या मतलब है? फोटो नेगेटिव, प्रकाश से दूर जाएंगे, है ना। फोटो नेगेटिव। जियो पॉजिटिव तथा हाइड्रोपॉजिटिव हैं। मतलब प्रकाश
से दूर जाएंगे। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी की ओर जाएंगे, गुरुत्वानुवर्ती बोलते हैं, है ना। प्रकाशानुवर्ती ऋणात्मक, हिंदी शब्द लिखते हैं, प्रकाशानुवर्ती ऋणात्मक, ठीक है, नेगेटिव। गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती कैसी हैं, धनात्मक। और जलानुवर्ती, जलानुवर्ती कैसी हैं, जलानुवर्ती धनात्मक। जल की ओर जाएंगी, जमीन की ओर जाएंगी, और लाइट से दूर जाएंगे। ये अगला पॉइंट, इनमें पर्व नोड इंटरनोड नहीं होते, इनमें नोड तथा इंटरनोड अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित। जबकि नोड इंटरनोड यूनिक कैरेक्टर है स्टेम का, स्टेम में गठान जरूर होगी। जब इनमें नोड इंटरनोड नहीं है तो फिर एक चीज और अनुपस्थित है, इनमें एपिकल बड तथा लेटरल बड या एक्सिलरी बड अनुपस्थित। इनमें कलिका अनुपस्थित, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है, लेकिन डहेलिया तथा शकरकंद, शकरकंद, शकरकंद में, शकरकंद में रिप्रोडक्टिव बर्ड पाई जाती है, प्रजनन कलिका, प्रजनन कलिका उपस्थित। रिप्रोडक्टिव जो बर्ड होती है वो पाई जाती है। क्लियर, याद रखना है, ये चीजें याद करने की। इसके बाद में इनके कुछ और कैरेक्टर देखे जाएं। क्या कि इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित, अनुपस्थित, लेकिन अपवाद स्वरूप दो ऐसी जड़ें हैं, टीनो स्पोरा और ट्रापा सिंघाड़ा, पास्वरूप सिंघाड़ा, सिंघाड़ा तथा टीनोस्पोरा या टीनोफोरा की जड़ों में क्लोरोफिल उपस्थित, क्लोरोफिल उपस्थित। क्लियर, ये उपस्थित रहेगा। अच्छा जी, अब क्या खास बात है इनकी, एक और यहीं पर ले लेते हैं। मूल रोम,
का निर्माण एपिब्लेमा 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 एक्चुअली रूट की एपिडर्मिस को कहा जाता है। रूट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मतलब है सबसे जो बाहरी हिस्सा है, बाहरी परत से होता है जबकि लेटर लोड पार्श्व जड़ लेटरल रूट की उत्पत्ति जड़ों की पेरिसाइकल परिरंभ से होती है। ठीक है, ऐसे जैसे मैं समझाऊं तो आपको ऐसे समझ लो, ये जड़ का अगर ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है, तो मूल रोम तो यहीं से बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये तो एपिब्लेमा है और ये हो गया रूट हेयर। ठीक है जी, ये रूट हेयर हो गया। लेकिन अंदर का जो हिस्सा है यहाँ, ये है पेरिसाइकल। ठीक है, ये पेरिसाइकल। ठीक है, अब जो पार्श्व जड़ें बनती हैं उनका उद्भव यहाँ से होता है, ऐसे पार्श्व जड़ों का निर्माण होता है। तो इनको कहते हैं हम पार्श्व जड़ लेटरल रूट्स। और इस हिस्से को क्या कहेंगे हम? दिस इज कॉल्ड पेरिसाइकल। ठीक है, तो पेरिसाइकल से बनती हैं पार्श्व जड़ें और रूट का, तो ये कैसी हो जाती हैं? एंडोजीनस, अंतःजात। एंडोजीनस मतलब अंतःजात उत्पत्ति। और ये जो चीज हो जाएगी ये कैसी है? एक्सोजीनस। कैसी है? एक्सोजीनस। ऐसा पूछा जाता है, बहिर्जात और अंतःजात। एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। क्लियर? तो ये जड़ों के कुछ यूनिक कैरेक्टर हैं, स्पेसिफिक फीचर्स हैं। और नॉर्मली जड़ों में जब कलिका नहीं होती हैं तो इनमें पत्तियां भी नहीं पाई जाती हैं ना, तो द लैक ऑफ लीव्स, इनमें पत्तियां नहीं होती। अब एक जड़ की संरचना पढ़ते हैं, फिर हम जड़ों के प्रकार में चलेंगे। हालांकि ये मॉर्फोलॉजी में भी काम आती है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ठीक है, देखें ये है जड़। क्लियर? इसमें क्या क्या होता है? तो ये तो हो गई क्या इसकी एपिब्लेमा,
एपिब्लेमा रीजन यहाँ नहीं होता, ये रीजन है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम में नॉर्मली ये एब्सेंट होता है, ठीक है। मैच्योर और इलॉन्गेशन जोन में ये चीज़ पाई जाती है। यहाँ है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहेंगे रूट कैप, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड रूट कैप एंड दिस इज व्हाट दे आर इलोंगेटेड जोन। मेरिस्टेम हो गया, ये एक लंबा क्षेत्र है, लंबी लंबी सेल पाई जाती हैं, तो हम इसे इलोंगेशन जोन कहते हैं। यहाँ की सेल लंबी हैं और इस लंबी की वजह से ही जड़ें जमीन की ओर प्रवेश करते हैं, ऐसे इलोंगेशन जोन हो गया। और ये जो जोन है दिस इज कॉल्ड मैचुरेशन जोन, परिपक्व जोन। और इसी से निकलते हैं क्या, रूट हेयर। क्या निकलते हैं, रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है, ऐसे, है ना। तो अब ये हो गया मैचुरेशन जोन, मैचुरेशन या परिपक्व, परिपक्व क्षेत्र, ये है इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब है दीर्घीकरण, दीर्घीकरण क्षेत्र। ये है मेरिस्टेम, मतलब विभज्योतक, विभज्योतक, ठीक है। और ये जो चीज आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड रूट कैप, ये मूल गोप या रूट कैप। क्लियर साहब। तो इसमें क्षेत्र हो गए, रूट कैप 4 क्षेत्र हो गए। तो कह सकते हैं इसमें निम्न प्रमुख क्षेत्र होते हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे पहला रूट कैप, ठीक है जी। यह जड़ों के अंतिम सिरे पर स्थित कैप नुमा संरचना है, कैप नुमा संरचना है, कैप नुमा संरचना है जो कैप नुमा संरचना है जो जड़ों की मृदा में वृद्धि होने के समय घर्षण से बचाती है, घर्षण से बचाता है, ठीक है। ये अगला क्षेत्र है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, मेरिस्टेम विभज्योतक,
विभज्योतक। क्लियर? ये क्या है? यह है सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं का समूह है जो कोशिकाओं का समूह है जो जड़ के अन्य स्थायी ऊतक का निर्माण करता है। ठीक है। ये अब इसमें और क्या खास बात है? इनकी कोशिकाएं जो है सक्रिय होती हैं। देखो ये डिटेल मेरिस्टेम की जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तब आती कायदे से। मेरिस्टेम को 3-4 जगह हमें पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इसकी पूरी डिटेल वास्तविकता में ये आती है। तो हम मेरिस्टेम के कुछ और करैक्टर ले रहे हैं ना। इनकी कोशिका में बड़ा केंद्रक सघन जीवद्रव्य होता है। ठीक है, सघन जीवद्रव्य होगा, बड़ा केंद्रक होगा, हाईली डिवाइडिंग कंडीशन में पाई जाती। अच्छा, यह छोटी बहुकोणीय है ना, अंतरकोश की अवकाश रहित अंतरकोशिकीय अवकाश रहित अंतरकोश की अवकाश रहित कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, ऐसे इनमें प्लाज्मोडेस्माटा अधिक होता है। अच्छा, कोशिकांग कम विकसित होते हैं। इनमें कोशिकांग कम विकसित रिक्तिका अनुपस्थित। रिक्तिका क्या होगी? एब्सेंट होती है। अब आता है अगला क्षेत्र। अगला क्षेत्र है इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन, दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र। ठीक है जी, इलोंगेशन जोन। इसमें क्या हो रहा है? इसमें वैक्यूलेशन, रिक्तिका निर्माण, वैक्यूलेशन
एवं नई कोशिका भित्ति का जमाव होता है, डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल होता है ना। इसके लंबाई में वृद्धि के कारण जड़ें मृदा में प्रविष्ट होती हैं। ठीक है, ये खास बात। अब है मैचुरेशन जोन। मैचुरेशन जोन, इसे रूट हेयर जोन भी कहते हैं। परिपक्व क्षेत्र, परिपक्व क्षेत्र, इसमें मूल रोम उपस्थित, मूल रोम उपस्थित, अतः जल, खनिज अवशोषण संपन्न करते हैं। यहीं से जड़ें एब्जॉर्प्शन करती हैं। रूट हेयर का मतलब वाटर का, मिनरल्स का, इन सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टडी करेंगे टाइप ऑफ रूट्स एंड मॉडिफिकेशन। क्लियर? तो आप इतना अच्छे से समझ लें, एनसीईआरटी को भी पढ़ें। देखो, इस साल के एग्ज़ाम में 100% एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए, है ना, या 99% मान लो, एक आध मान सकते हो कंसेप्ट इधर उधर था, लेकिन एनसीईआरटी में था वो। तो फिर से मैं कहूँगा, फालतू में भागने से कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको इधर उधर ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की सारी लाइनों को क्लियर करो, और यही सबके फ़ायदे में, आपके में भी, मेरे में भी। क्लियर? ओके, थैंक यू।